इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 9 औद्योगिक क्रांति भाग 5। इसमें हम मजदूरों से पढ़ेंगे। तो मजदूर, उसके बाद आ जाता है औरतें, बच्चे और औद्योगिकरण। औरत हो चाहे बच्चा हो, इनका फैक्ट्रियों में कैसे इस्तेमाल किया जाता था, इन पर नियम क्या थे, कैसे इनकी देखरेख होती थी, ये सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मजदूर में ले लो, तो मजदूर में आपका पुरुष वर्ग आ जाएगा, केवल मेल पर्सन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। 1842 में किए गए एक सर्वेक्षण से यह पता चला कि वेतनभोगी मजदूर यानी कामगार, जितने भी कामगार थे, तो कामगारों के जीवन की औसत अवधि शहरों में रहने वाले अन्य किसी भी सामाजिक समूह के जीवन काल से कम थी। तो जो भी लोग शहर में रहते थे, उनकी जीवन काल यहाँ पर बताया जाता है कम थी, क्योंकि शहरों में रहने वाले अन्य किसी भी सामाजिक समूह के जीवन काल से कम थी। क्योंकि आप शहर में रहोगे तो गंदा पानी पीना पड़ेगा, गंदा इन्वायरमेंट होगा, पूरा सब वातावरण गंदा रहेगा, पॉल्यूशन गंदा रहेगा, ज्यादा रहेगा, जिसके अनुसार आपको वहां पर एग्जिस्ट करने में दिक्कत हो जाएगा। शहर का लोग कितना भी जिएगा तो 60 साल, आज के समय में 60 साल। गांव का लोग आज भी है तो 70 साल 80 साल के लोग हैं अभी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये जो भी गांव में रहते हैं, स्वच्छ हवा लेते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हमारे गांव में तो ऐसे ऐसे लोग लगभग नहीं करेगा कि वो बुजुर्ग आदमी है। अगर वो थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करवा ले, मेकअप करवा ले, तो बुझेबे नहीं करेगा कौन है। देखिए, अब यहाँ पर एक शहर का नाम दिया जा रहा है बर्मिंघम। तो बर्मिंघम में 15 वर्ष, मैनचेस्टर में 17 वर्ष, डर्बी में 21 वर्ष थी जीवन काल। ये जीवन काल यहाँ बताया जा रहा है कि उस बर्मिंघम शहर में 15 साल से बेसी कोई जी नहीं सकता था, मैनचेस्टर में 17 साल से बेसी नहीं, डर्बी में 21 साल से बेसी नहीं, क्योंकि इसी के अंतराल जो आते थे बीमारी से ही ग्रस्त होकर मर जाते थे। क्योंकि उस समय इतना ना खतरनाक बैक्टीरिया निकलता था, धुआं निकलता था, जिसके वजह से फेफड़ा खराब, लीवर खराब, किडनी खराब, सब खराब, मर गया आदमी। नए औद्योगिक नगरों में गांव से आकर रहने वाले लोग ग्रामीण लोगों की तुलना में काफी छोटी आयु में मर जाते थे। जो गांव से आते थे वह भी जल्दी मर जाते थे। वहां पैदा होने वाले बच्चों में से आधे तो 5 साल की आयु प्राप्त करने से पहले ही चल बसते थे। समझो कि शहर में जो पैदा होता था, चाहे मैनचेस्टर हो गया, बर्मिंघम हो गया, चाहे डर्बी, वहां पर एक ऐसी स्थिति आ गई थी, और बहुत सारे इंग्लैंड और यूरोप के शहर में भी, कि अगर बच्चा पैदा हो रहा है 5 साल होने से पहले ही वो मर जाता था। शहरों की आबादी में वृद्धि, मतलब अब कुछ भी हो लेकिन शहर तो बढ़वे करेगा। तो शहरों की आबादी में वृद्धि वहां पहले से रह रहे परिवारों में नए पैदा हुए बच्चों से नहीं, बल्कि बाहर से आकर बसने वाले नए लोगों से ही होती थी। अब देखो शहरों की वृद्धि कैसे होती थी, ऐसा नहीं कि वहां का जो है उसका बच्चा हुआ तो ऐसे वृद्धि नहीं, गांव वाले आकर शहर में बस जाते थे, इसीलिए वहां पर शहरों में वृद्धि होती चली गई। अब आ जाता है मौतें। तो मौतें ज्यादातर उन महामारियों के कारण होती थी। तो उस समय भी महामारी था, जिस तरह अभी हमारे पास कोरोना वायरस आया था। तो कोरोना वायरस तो ठीक था भैया कि एक समय देता था मरने के लिए, एक समय देता था, लेकिन जो पहले का बीमारी था वो नहीं देता था। जैसे मैं देखो यहाँ पर जो जल प्रदूषण से, जैसे कि हैजा, और समझो कि हैजा अगर हो गया तो उस गांव को कोई नहीं बचा सकता है मरने से, उस गांव का विध्वंस कोई नहीं रोक सकता है। एक बार हैजा हो गया भाई साहब, खत्म। फिर इसका दवा बना, एंटीडोट बना, हर किसी के बॉडी में डाल दिया गया, इसलिए सब लोग दिक्कत अब छोड़ दिए कि भैया अब तो जिंदगी बच गई। और उसके बाद से सही में जिंदगी बच गई थी। आंत्रशोथ, ये भी एक थायराइड है। थायराइड गले का नीचे वाला जो पर्सन होता है, इसको थायराइड बोलते हैं बायोलॉजी के भाषा में। ऐसे थायराइड जब आपको हो जाता है तो आपका बॉडी सूजन, चाहे आपका बॉडी सूज जाएगा, मतलब फूल जाएगा, नहीं तो एकदम सिकुड़ जाएगा, हड्डी में सट जाएगा, चाहे हड्डी छोड़ देगा। दबाइएगा, मतलब कहीं भी दबाइएगा हड्डी के ऊपर तो एकदम गड्ढा जैसा बन जाएगा, जल्दी भरेगा नहीं। तो जल प्रदूषण के कारण ये हुआ। और जल प्रदूषण तो जाना ही, जल प्रदूषण में 2 बीमारी था उस समय, हैजा और आंत्रशोथ।
अब वायु प्रदूषण से लेते हैं तो उसमें भी एग्जाम्पल दिया गया है क्षय रोग। तो क्षय रोग भी बहुत खराब बीमारी हुआ करता था। आपको सब शरीर पर हो जाएगा, शरीर पर हो जाएगा तो बस आपका दिक्कत चालू, कमजोरी चालू, एकदम पीलिया जैसा हो जाएगा, जिस तरह जॉन्डिस होता था। तो वैसा हो गया तो समझ लीजिए कि वो भी एक तरीके से मौत का बुलावा ही है। ऐसे लोग छूने भी नहीं जाते थे। आपको याद होगा चिकन पॉक्स नाम से जाना जाता है, लेकिन हम लोग उसको माता जी बोलते हैं। तो माता जी अगर होती है शरीर पे, वो घाव होता है, तो उस समय करते क्या है कि पूरा घर भर में हम लोग खाना बनाते नहीं है तेल में छिड़क कर, एकदम बिना छिड़के के खाना बनाते हैं हम लोग, जिसके अनुसार होता क्या है कि धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। 1832 में हैजे 1832 में ये बीमारी जो था ना, हैजा, तो हैजा का भीषण प्रकोप हुआ, जिसमें 31,000 से अधिक लोग काल के गर्त में समा गए। तो समझो कि एक साथ 31,000 लोग मर गए। 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक स्थिति यह थी कि नगर प्राधिकारी, जो भी नगर का देख रेख करता है, तो नगर प्राधिकारी जीवन की इन भयंकर परिस्थितियों की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। अब कोई ध्यान ही नहीं देते थे, मरना है तो मरना रे भैया, फिर नया लोग बुला लेंगे हम। और इन बीमारियों से निदान और उपचार के बारे में चिकित्सकों या अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसा भी बीमारी है, लेकिन ये बीमारी ज्यादा से ज्यादा होने लगा, लाखों लाखों करोड़ों लोग मरने लगे, तब जाकर डॉक्टरों को लगा कि नहीं भैया सिचुएशन गंभीर है, दवाई बना। तो फिर इसका दवाई बना, एंटीडोट बना, हर किसी को छिड़क दिया गया, इधर उधर जहां छिड़कना था छिड़क दिया गया, जिसको देना था दे दिया गया। तो ऐसे ही सब यहाँ पर बदलाव किए गए, जिसके अनुसार से लोग सुरक्षित रहना महसूस करने लगे कि भैया अब हम ठीक हैं, अब हमें बीमारी नहीं होगी। अब देखते हैं औरतें, बच्चे और औद्योगिकरण क्या है। तो औद्योगिक क्रांति एक ऐसा समय था जब औरतों, बच्चों और औरत हो चाहे बच्चा हो, इन दोनों के काम करने के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे, क्योंकि दोनों को बहुत ज्यादा काम करवाए जाते थे। ग्रामीण गरीबों के बच्चे जो भी गांव में रहने वाले थे, हमेशा घर में या खेत में अपने माता पिता या संबंधियों की निगरानी में तरह तरह के काम किया करते थे। हम लोग अभी तक यही जाने हैं, छोटे बच्चे अपने बड़े बुजुर्ग के निगरानी में ही काम करते थे, जो समय दिन या मौसम के अनुसार बदलते रहते थे कि इसी समय इसी दिन इसी मौसम में काम होगा। इसी प्रकार गांव में औरत भी खेत के काम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थी। जैसा खेत वैसा ही वहां पर काम होता था, हिस्सा लेती थी, उसमें घास वगैरह सो देंगी, बो देंगी। तो वे पशुपाओं का पालन पोषण करती थी। पशुपाओ कौन सा? ये जो हमारा पशु होता है, गाय भैंस बकरा बकरी भेड़ बत्तख, जो हम घर में पोष सकते हैं ना, तो उसका देखभाल पालन पोषण भी करती थी। और लकड़ियां इकट्ठा करती थी कि भैया शाम को खाना बनाना है, और अपने घरों में चरखे चलाकर सूत काटती थी, मतलब धागा बनाती थी अपने घरों में। तो ये सब उनका बाहर का रोजगार था, यही वो लोग काम किया करते थे। कारखानों में काम करना इससे बिल्कुल अलग किस्म का होता था। घर का छोड़कर, खेत का छोड़कर कारखाने में काम करना एकदम बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट था। वो वहां लगातार कई घंटों तक एक ही तरह का काम, कठोर अनुशासन तथा तरह तरह के दंड की भयावह परिस्थिति में कराए जाते थे। तो अलग अलग मशीन पे काम होता था, कई घंटे घंटे कठोर अनुशासन था कि भैया आपको करना ही है, आपको डरवा डरवा कर काम किया जाएगा, मर जाओ मंजूर है, लेकिन काम खत्म होना चाहिए, यह नियम था वहां पर उस समय। तो मर्द जो थे ना, तो मर्दों की मजदूरी मामूली होती थी, जितने भी मर्द होते थे उनकी मजदूरी जो थी मामूली होती थी, और उससे अकेले घर का खर्च नहीं चलता था। अब एक मर्द कमाए उससे घर का खर्च नहीं चलता था, जिससे पूरा करने के लिए औरतें, जो भी औरत हो गए, तो औरतों और बच्चों को भी कुछ कमाना पड़ता था, कि वो भी कमाएंगे तभी अपना घर खर्च चलेगा, तभी हम जी पाएंगे। ज्यों ज्यों मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता गया, काम पूरा करने के लिए मजदूरों की जरूरत कम होती गई। मशीन बढ़ते गए तो मजदूर को लोग निकालते चले गए, और मजदूर को निकालते चले गए तो हो गई बड़ी दिक्कत। उद्योगपति मर्दों की बजाय औरतों और बच्चों को अपने यहाँ काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे, कि भैया हम
औरतों और बच्चों को ही लगाएंगे, मर्दों को नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक तो उनकी मजदूरी कम होती थी और दूसरे वे अपने काम की घटिया परिस्थिति के बारे में भी कम आंदोलित करते थे कि कैसा वो घटिया काम हो दे दो, करवा लो, फिर भी वो आंदोलन नहीं करेंगे। मर्द लोग तो आंदोलन कर लेते थे, जितने भी पुरुष प्रधान लोग थे बोलेंगे कि नहीं भाई हमको ये चाहिए, लेकिन औरत कैसे बोलेगी? औरत नहीं बोल सकती थी उस समय, उतना रिवोल्ट नहीं कर सकती थी, विदेशों में नहीं कर सकती थी। लेकिन अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात कर ही नहीं रहा हूँ। भारत में उस समय रानी लक्ष्मीबाई अकेले अंग्रेजों की धूल चटा दी थी, कितना अंग्रेजों को काट दी। रुकैया सुल्तान, रजिया सुल्तान, ये सब कौन थी? वीरांगना थी। औकात नहीं था किसी को कि उनके सामने आकर चूचा कर देवे। वो चूचा करने से पहले उनका गर्दन काट देगी। तो इस तरह का उनका स्वभाव था, कोई भी दुश्मन की औकात नहीं थी। रजिया सुल्तान चाहे सलीमा सुल्तान, इन लोगों का रहते हुए हमने तो नाम सुना है रजिया सुल्तान, उसके बाद से एक और नाम अभी मैंने बोला, ओ जहां आरा, शाहजहां की बेगम, जहांगीर जो राजा था। जहांगीर कौन था? जहांगीर अकबर का बेटा, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, ठीक है। तो उस समय एक मुमताज नाम की लड़की हुआ करती थी जिसके नाम पर ताजमहल बना, उसके पास भी ताकत था। तो ये 1600 कुछ का तो बात चल रहा है ना, और 1700 कुछ की बात ले ले तो रजिया सुल्तान उस समय हिले थी, रानी लक्ष्मीबाई हिले थी। तो इन लोगों को रहते हुए किसी की औकात थी क्या कि आंख उठा कर देख ले? नहीं थी उस समय। महारानी तो नहीं बोलेंगे, महारानी तो थी, लेकिन महारानी नहीं, साध्वी मीरा थी। और साध्वी मीरा की अपार संपदा, अपार करुणा भय मन, एकदम मन मोह लेने वाला उनका गंतव्य, इस तरह की वो स्त्री थी। तो उन लोगों के सामने ये लोग क्यों नहीं आए? हमारे देश में पहले से ही महिला प्रधान देश तो था ही। हम लोग महिलाओं की इज्जत हमारे भारत में पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि अभी अभी होती है, पहले भी होती थी। लेकिन बीच में ऐसे न कर्मकांड बलात्कारी रेफिस्ट घूमने लगे थे जिसके वजह से ये सब चीज को बदल दिया गया। स्त्रियों और बच्चों को लंकाशायर, लंकाशायर क्या होता है समझिए यहाँ पर। तो स्त्रियों और बच्चों को लंकाशायर और यार्कशायर नगरों के सूत कपड़ा उद्योगों में बड़ी संख्या में काम पर लगाया जाता था। ये शहर का नाम है लंकाशायर और यॉर्कशायर। तो यहाँ पर इन लोगों को काम में लगाया गया बड़े पैमाने पर, ऐसा नहीं कि छोटे पैमाने पर। रेशम, फीते बनाने और बुने क्या होता है? बुने, इसमें देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जो भी औरतें बच्चे होते थे साथ साथ तो काम करते ही थे। रेशम, फीता बनाते थे वो लोग, ठीक है। उसके बाद से बुनने के उद्योग भी इन लोगों का था जिम्मा। ये अब धागा तो बन गया लेकिन कपड़ा बिनेगा कौन? तो बिनने का भी काम इन लोगों का था। तो बुनने के उद्योग धंधों में और ब्रह्मिंगम के धातु उद्योगों में बच्चों के साथ साथ औरतों को ही अधिकतर नौकरी दी जाती थी, मर्दों को निकाल दिया गया था। क्योंकि औरत लोग सस्ते पड़ते थे इसलिए उन लोगों ने काम इन्हीं से निकलवाने लगा था, ठीक है। कपास काटने की जैनी जैसी, जैनी क्या होता है? हम लोग जिसको छेनी बोलते हैं ना, तो यहाँ पर कपास काटने के लिए, तो काटने के लिए उस समय एक मशीन का इस्तेमाल करता था लोग, चरखा तो था ही। तो जैनी जैसे अनेक मशीनें तो कुछ इस तरीके से बनाई गई थी, जो भी मशीन था कुछ ऐसे बनाई गई थी कि उनमें बच्चे ही अपने फुर्तीली उंगलियों और छोटी छोटी से कद काठी के कारण आसानी से काम कर सकते थे। वैसे ही मशीन का आविष्कार किया गया था। बच्चों को अक्सर कपड़ा मिलाने में रखा जाता था कि भैया तुम खाली कपड़ा मिलाओ, ठीक है। क्योंकि बच्चों को ही काम पर इसलिए लगाया जाता था क्योंकि वहां पर सटा कर रखी गई मशीनों के बीच से छोटे बच्चे आसानी से आ जा सकते थे, घुस निकल सकते थे। इसीलिए उनका इस्तेमाल किया गया कि छोटा बच्चा ही वहां पर जाएगा। तो समझो यहाँ पर बर्मिंघम की एक गल्टन वटन एक जगह है जहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम करते हुए औरतों का चित्र है। 1850 के दशक में बटनों के निर्माण, बटन क्या हो जो हम लोग शर्ट में लगाते हैं ना, तो बटनों के निर्माण एवं व्यापार में काम करने वाले कुल मजदूरों में से 2/3 मजदूर, मतलब आधा, तो 2/3 मजदूर स्त्रियां और बच्चे थे।
2/3 कम नहीं होता है। तो मर्दों को प्रति सप्ताह 25 शिलिंग मजदूरी मिलती थी। कितना? 25 शिलिंग मजदूरी मिलती थी। जबकि उतने ही घंटे काम करने के लिए बच्चों को सिर्फ 1 शिलिंग और औरतों को 7 शिलिंग। कहाँ 25 देना पड़ता था, इधर 8 में काम निकल जा रहा है। तो इस तरह इनका सारा नियम चलता था, ऐसा ही लोग सब काम करना चाहते थे। तो बच्चों से कई घंटे वहां पर काम लिया जाता था कि उनको बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था। यहाँ तक कि उन्हें हर रविवार को भी मशीनें साफ करने के लिए काम पर आना पड़ता था कि कुछ ना कुछ मशीन साफ करवा कर, जिससे परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उन्हें ताजी हवा खाने या व्यायाम करने का कभी उनको मौका ही नहीं मिला था। कई बार तो बच्चों के बाल जो सिर का होता है ना, तो बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाते थे या उनके हाथ कुचल जाते थे। यहाँ तक कि बच्चे काम करते करते इतने थक जाते थे कि उन्हें नींद की झपकी आ जाती थी, और नींद की झपकी आ जाती थी तो वे मशीनों में गिरकर मौत के मुंह में चले जाते थे। अब झपकी आया, मशीन चल रहा है, मशीन में गिर गए। अब गिर गए तो तुम कितना राउंड घुमाएगा तब ना रोकेगा जी, तब तक तो प्राण निकल जाएगा, मर जाओगे, आदमी कट कुट जाएगा। तो इसी तरह वहां पर सब चीज होने लगा था। इसी तरह बच्चों को बचाने के लिए एक सर्वेक्षण हुआ जिसके अनुसार सब कानून बना दिए गए, लेकिन कानून का पालन नहीं हुआ क्योंकि घूसखोरी बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर समझो कि कोयले की खानें भी काम करने के लिहाज से देखा जाए तो बहुत खतरनाक होती थी। खानों की छतें, जितने भी छत होते, छत कौन सा, जो भी खान में अब घुसोगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ होगा ना जी। तो खानों के छतें धस जाती थी अथवा वहां विस्फोट हो जाता था। तो विस्फोट हो जाने के बाद बहुत दिक्कत होता था और चोटें लगना तो वहां आम बात थी। अब विस्फोट होगा, लोहा लकड़ गिर रहा है, कोयला गिर रहा है, तो चोट लगना तो आम बात थी। और कोयला खानों के मालिक जितने भी होते थे, कोयले के गहरे अंतिम छोरे को देखने के लिए, सबसे नीचे जाने के लिए, अथवा जहां जाने का रास्ता नहीं हो, जहां जाने का रास्ता वयस्कों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए बहुत संकरा होता था, वहां बच्चों को ही भेजे जाते थे। छोटे बच्चे को कोयला खानों में, समझो कि छोटा बच्चा जो था कोयला खानों में ट्रैपर का काम भी करना पड़ता था। जो पतला तो था ही, पतला छेद बना दिया जाएगा, अंदर आपको भेज दिया जाएंगे, खोद खोद कर अल्लाह ऊपर निकाल लिया जाएगा। कोयला खानों में जब कोयला भरे डिब्बे इधर उधर ले जाए जाते थे तो वे आवश्यकता अनुसार उन दस्तावेजों, चाहे उन दरवाजों को खोलते और बंद करते थे। जो भी दरवाजा होता था जहां पर हमें कोयला ले जाना है, डिब्बा ले जाना है, उसके आवश्यकता अनुसार ही हम काम करते थे। चाहे कोई भी हो, उसके आवश्यकता अनुसार ही वहां पर काम करता था। यहाँ तक कि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो वहां पर कोल बयर्सर्क के रूप में अपनी पीठ पर, यहाँ पर समझना कि कोल बयर्स के रूप में अपने पीठ पर रख कर कोयले का भारी वजन भी ढोते थे। बच्चों को अपने पीठ पर कोयला लाद कर ढोना भी पड़ता था। समझो कितना कोयला शरीर में चुभता है। तो लंदन के गरीब मोहल्ले की एक गली जो है, फ्रांसीसी कलाकार डोरे द्वारा उकेरा गया है, मतलब डोरे द्वारा बनाया गया है एक गली, जो लंदन के एक गरीब मोहल्ले का है। देखो किस तरह लोग वहां पर रह रहे हैं, बच्चे हो, औरतें हो, चाहे बड़ा लोग हो, सब एकदम कीड़े मकोड़े जैसा पड़े हुए हैं। तो जितने भी कारखाने के मालिक हुआ करते थे, तो कारखानों के मालिक बच्चों से काम लेना बहुत जरूरी समझते थे कि बच्चा इधर उधर भी घुस सकता था, जहां बड़े लोग नहीं जा सके वहां भी बच्चा जा सकता था अगर उसको ट्रेंड कर दिया जाए तो, ताकि वे कभी भी, यहाँ पर समझना कि ताकि वे अभी से काम सीख कर बड़े होकर उनके लिए अच्छा काम कर सके। ये यही जानते थे, यही मानते थे, यही करवाना चाहते थे कि अभी से सीखे, बाद में हमारे लिए काम करे, हमारे लिए मर जाए। तब ब्रिटिश फैक्ट्रियों के अभिलेखों से यह हमें सबूत मिला है, पर्याप्त साक्ष्य, मतलब हमें यह सबूत से जो मिला है उससे पता चलता है कि फैक्ट्री मजदूरों में से
लगभग आधे ने तो वहां 10 साल से भी कम उम्र में 10 साल से भी कम उम्र में और 28% मजदूरों ने वहां 14 साल से कम की आयु में काम करना शुरू कर दिया। 14 साल के भी नहीं हुए थे तब से उन लोगों ने काम करना चालू कर दिया। वैसे बच्चा 8-9 साल का होता है तो काम करने लायक हो जाता है। अब 14 साल तो भैया अलग बात हो जाएगी, वहां तक तो मैच्योरिटी आ जाती है थोड़ी मोड़ी। भी औरतें थी उस समय, तो औरतों को मजदूरी मिलने से न केवल उनकी वित्तीय स्वतंत्रता मिली, उनको आजादी मिला घर से आके काम करने के लिए, बल्कि उनके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी हुआ कि भैया हम भी काम कर सकते हैं। लेकिन इससे उन्हें जितना लाभ हुआ उससे कहीं ज्यादा हानि भी हुआ। उनको कहीं ज्यादा हानि काम की यहाँ पर समझना कि अपमानजनक परिस्थितियों के कारण हुई थी, क्योंकि उनको जितना लाभ मिला उससे कहीं ज्यादा हानि तो हो गया। जहां पर काम चल रहा था वहां पर अपमानजनक परिस्थिति थी, जहां पर कोई छेड़ देगा, कमेंट कर देगा, ऐसे वैसे बहुत सारे चीज वहां पर होते थे। अक्सर उनके बच्चे पैदा होते ही या शय्या अवस्था में ही मर जाते थे। पैदा होते, चाहे वो शिशु अवस्था हो, चाहे वो भ्रूण पेट में हो, तभी वो मर जाते थे और उन्हें अपने प्रौद्योगिकी काम की वजह से मजबूर होकर शहर की घिनौनी और गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। अगर घिनौनी बस्तियों में रहोगे तो आपको बीमारी तो होगा ही, पानी अच्छा नहीं पियोगे तो बीमारी होगा ही, और गंदगी बस्ती में ही भरा है तो कोई क्या कर सकता है। यहाँ पर किसी का नाम दे रहा है चार्ल्स डिकन्स। 1812 से लेकर 70 तक इनका जीवन काल था और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप गरीबों के लिए जो भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हुई उसका संभवतः सबसे कठोर समकालीन आलोचक थे। उन्होंने अपने उपन्यास हार्ड टाइम्स में, उनका एक उपन्यास था हार्ड टाइम्स में एक काल्पनिक औद्योगिक नगर कोकटाउन नाम था उसका, तो कोकटाउन का बड़ा सटीक विवरण वहां पर दिया जाता है। यह एक लाल ईंटों से बना नगर था, लेकिन उसकी ईंटों का रंग लाल तभी रह सकता था यदि धुएं और राख ने उसे पोत कर बदरंगा न कर दिया हो। लाल रहेगा लेकिन धुआं और जो भी मिश्रण का जो गर्दा होता था उसको धुंधला ना कर दे, गंदा ना कर दे, तब तक वो सारा पत्थर लाल हुआ करता था। ऐसे लाल हर जगह पर, लाल किला का नाम सुने हो, लाल पहाड़ी को काट कर बनाया गया था, पूरे पहाड़ी को काट कर जोड़ दिया गया था लाल किला बनाने के लिए। लेकिन हालात यहाँ थी कि यह कस्बा जो था अजीब लाल और काले रंग के मिश्रण से पुता हुआ था। लाल रंग और काले रंग के मिश्रण से पुता हुआ था, मानो वह किसी खुखार आदमी का चेहरा हो ऐसा। यह मशीनों और उन लंबी गगनचुंबी, देखो यहाँ पर समझना कि यह मशीनों और उन लंबी गगनचुंबी चिमनियों, जो चिमनी ऊपर आकाश तक ले जाता था, बहुत ऊंचा ऊंचा चिमनी उठाया जाता था, तो गगनचुंबी चिमनियों का शहर था, जिनमें से धुएं के सांपों मतलब जब धुआं निकलता है किस तरह एकदम सांप जैसा लहरा कर निकलता है, तो धुएं के सांपों की अटूट पंक्तियां कभी कुंडित नहीं होती थी, कभी खत्म नहीं होती थी, कभी रुकती नहीं थी, लगातार निकलती रहती थी। और नगर में एक काली नहर थी। ये जो नहर वहां पर लगा हुआ नगर था, वहां पर काली नहर क्यों बोला जाता है? क्यों? मशीनों का गंदा वहां से आता था। नहर थी और एक नदी भी थी जिसका पानी बदबूदार रंजक गंदगी से भरकर बैगनी रंग का हो चुका था। बदबूदार तो हिले था और गंदगी से भरकर वो बैगनी रंग का पूरा नदी हो चुका था। वहां ढेरों इमारतें थी जो उनके भीतर चलने वाली मशीनों के कारण हरदम कांपती रहती थी, और इतना ज्यादा इमारत होने के बाद भी मशीनों के वजन के वजह से, मशीनों के प्रेशर के वजह से हमेशा वहां का जमीन हिलते रहता था। ये कारण था वहां पर। समझो वहां पर कांपते रहेगा पूरा जमीन तो कैसा लगता होगा। और उनकी खिड़कियां हमेशा ही खटकते रहती थी, खटखट 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 इसी तरह आवाज करते रहते थे, फिर भी लोग सो जाते थे। और वहां भाप के इंजन का पिस्टन डुम 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 जो आवाज करता था ना, तो पिस्टन उकताहट के साथ
ऊपर नीचे होता रहता था और मानो किसी हाथी का सिर हो वैसा ही धप 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 करेगा, जो अपने दुख भरे पागलपन में आंखें फाड़े एक ही ओर देख रही हो, वैसे वहां पर सब चेहरा नजर आता था। तो यहाँ पर चेहरा तो नहीं, मशीनों की बात आ रही है कि सब दुख भरे पागलपन में आंख फाड़े एक ही ओर देखते जा रहे हैं, वैसे वहां पर दृश्य थे। तो ब्रिटेन के निबंधकार जो भी होंगे, तो ब्रिटेन के निबंधकार उपन्यासकार डीएस लॉरेंस, तो डीएस लॉरेंस ने 1885 से 1930 उनका जीवन काल था। उस दौरान इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के निबंधकार रहे और वहां के उपन्यासकार रहे। ठीक है, आगे है डिकेंस के 70 साल बाद, डिकेंस के 70 साल बाद कोयला क्षेत्र में स्थिति एक गांव में आए ऐसे परिवर्तन का एक प्रकार वर्णन किया गया, एक ऐसे प्रकार से वहां पर वर्णन किया गया जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव नहीं किया था, लेकिन जिसके बारे में उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था। ईस्टवुड, ईस्टवुड जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सब समाहित हो गया। तो ईस्टवुड 19वीं सदी की शुरुआत में अवश्य ही एक छोटा गांव रहा होगा, जहां छोटी छोटी झोपड़ियां थी। खान मजदूरों के चारों ओर कमरों वाले छोटे छोटे घरों की छुटपुट छुटपुट कतारें थी, जो पुराने खान मालिकों के आवास थे। पुराने खान मालिक जितने थे उनका घर रहा करता था। लेकिन 1820 के आसपास की समय ही बताई जाती है यहाँ पर कि 1820 के आसपास किसी समय कंपनी ने पहला बड़ा शेफ्ट लगाया होगा, पहला बड़ा शेफ्ट वहां पर लगाया और प्रौद्योगिकी कोयला खाने की पहली वास्तविक मशीनरी लगाई गई थी, जो एथी से चलने वाली थी, भाप इंजन से। मजदूरों के रहने के छोटे छोटे घरों की कतारें अधिकतर गिरा दी गई थी। ठीक है, छोटे छोटे जितने भी घर थे उसको गिरा दी गई और फिर नॉटिंघम रोड के साथ साथ छोटी छोटी दुकानें खुलने लगी और नीचे ढलान में कंपनी ने कुछ इमारतें बनवाई जिन्हें आज भी नई इमारत कहा जाता है। भट्टी, काली गली में, भट्टी जो था ना, काली गली में खुलने वाली छोटे छोटे 4 कमरों वाले घरों की कतारें, जिसकी पीठ चौकोर, पीठ कैसी थी, चौकोर थी, मतलब उसका कमरों का जितना भी अंदर का स्ट्रक्चर था चरखुट्टा था, निर्जन स्थल की ओर थी। एकदम समझ लो कि निर्जल स्तर हो गया वो। तो बेरकों के बड़े, बेरको क्या हो जाता है, वहां पर जो बैरक बनाए जाते थे ना, तो बेरकों के बारे की तरह बंद कर दी गई थी सब चीज वहां पर। जिस तरह समझ लो कि अलमारी बंद कर देते हैं, उस तरह जिस तरह हम फ्रिज बंद कर देते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, वैसे ही एक तरीके से उसको बंद कर दिया गया था। बड़ा अजीब लगता है यह सब देखकर। अजीब लगेगा क्यों नहीं, ये सब पुराने पुराने सब जो ढोंग ढांग देखने में थोड़ा अजीब तो लगबे करेगा। अजीब लगने का कारण भी है कि अजीब लगेगा। इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे विरोध आंदोलन। विरोध आंदोलन के बाद ये मेरा पूरा जाएगा, उसके बाद से कानूनों के जरिए सुधार, और यहाँ पर अपना 2-3 टॉपिक और है, उसके बाद से ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह बने रहिए। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं जो भी डाउट होगा हम उसको क्लियर करने में सक्षम हो। धन्यवाद।